नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। वही प्रीलिम्स जो 16 जून को हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आई होप आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। जिन लोगों को लगता था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनको नहीं भी लगता है वो उन्होंने भी देख ही लिया होगा। अब बात ये आती है कि आगे क्या करें रिजल्ट आने के बाद। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जिनका रिजल्ट आया है और सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे प्रकार के लोग 2024 मेंस के लिए एग्जाम देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने टाइम टेबल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, डिसिप्लिन और ज्यादा लाना है। और क्योंकि 20 सितंबर को एग्जाम है, 20 से 27 के बीच में, तो 1 सितंबर तक आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के अंदर कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है? तो सबसे पहले आपको ऑप्शनल, ऐसे, एथिक्स, इनके ऊपर अपनी कमांड लेके आना है। और जब आप इनकी कमांड लेके आ रहे हो, इसी के साथ में जीएस 1 2 3 के आपको टेस्ट लगाते रहना है। क्योंकि जीएस 1 2 3 आपने प्रीलिम्स के अंदर एक बड़ा पोर्शन पढ़ लिया है। कुछ छोटा मोटा पोर्शन है, जैसे सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, आईआरबी वैसे पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, पर वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा होगा। तो अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ना बाकी रहेगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। इन सब्जेक्ट को आपको और कवर करना है, बट इन सब्जेक्ट का पोर्शन थोड़ा कम है। एथिक्स का पोर्शन ज्यादा है क्योंकि जीएस4 पूरा उसके अंदर है। 2 पेपर पूरे ऑप्शनल के हैं और 1 पेपर पूरा ऐसे का है। क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में पहले ज्यादा वेटेज वाले पोर्शन हमको कंप्लीट करना है। अब इन पोर्शन को कैसे कंप्लीट करना है? सिलेबस वाइज सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस के अंदर टॉपिक देखना है। और टॉपिक देखने के बाद में आपको लगता है कि जैसे लेटर से कि ज्योग्राफिकल फीचर करके सिलेबस के अंदर पॉइंट दिया हुआ है, तो ज्योग्राफिकल फीचर वाला जैसे आपने पॉइंट देखा तो आपके दिमाग में पहले ये चीज आनी चाहिए कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर होंगे, फिर उन ज्योग्राफिकल फीचर के अंदर क्या क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को कम करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव उठाए गए, क्या पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है, क्या नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है, और उसके बाद में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोलैबोरेशन हुए हैं, और केस स्टडी क्या है। इसी पोर्शन में मतलब बस हर टॉपिक के अंदर यही पार्ट बनेंगे आपके, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो सिग्निफिकेंस और इशू होगा। फिर उन इश्यूज के सॉल्यूशन होंगे, गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से सॉल्यूशन किए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से सॉल्यूशन किए गए हैं और कौन से सॉल्यूशन और किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड। साथ में आप हर टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से बना के रखो, तो वो एक और अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, पर वो तब होता है जब आपके पास में टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। सिमिलरली गोज फॉर योर ऑप्शनल, ऑप्शनल के लिए भी आपको यही करना है। साथ में आपको जब आप ये चीज कर रहे हो उसके साथ में ऐसे नहीं करना है कि भाई मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद टेस्ट देना शुरू करूंगा। आपको इमीडिएटली अपने टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा, अभी से ही आपको टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपके टोटल कंटेंट जो है वो कवर होंगे। आपने सबसे पहले अभी तक क्या किया, जो मैंने आपको बताया कि अपनी खुद के अनुसार आपको कौन कौन सी थीम्स लगती हैं टॉपिक के अनुसार, उन थीम को बनाया और उनके नोट्स आपने तैयार कर लिए बहुत शॉर्ट में। फिर उसके बाद पीवाईक्यू देखना है उसी टॉपिक के अंदर, हर एक टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी देखते चलना है। फिर पीवाईक्यू के अंदर कौन सी नई थीम यूपीएससी ने पूछी है आपके उस टॉपिक के अंदर, उस थीम को आपको ऐड करना है। फिर उस थीम को ऐड करने के बाद में करंट अफेयर्स की जो भी आप ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके द्वारा कोई सी नई थीम बताई जाती है उस टॉपिक के अंदर, उसको ऐड करना है। इन 3 थीम को ऐड करने के बाद खुद की थीम, पीवाईक्यू की थीम और करंट अफेयर्स की थीम, इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके कंप्रिहेंसिव नोट्स बनेंगे। हर टॉपिक वाइज आपके जब नोट्स बनेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स वाइज नोट्स को अब आपको अपने आंसर में डालना सीखना है। वो आंसर में आप डालना कैसे सीखोगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर होगा जहां पर आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीजें मैं खुद नहीं कर पाऊंगा तो आप मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ले सकते हो, कई सारी कोचिंग के अवेलेबल हैं, इवन अनअकैडमी के भी अवेलेबल है, आप उसके अंदर भी जुड़ सकते हो। अगर आपको उसके अंदर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूं, दैट्स वेल एंड गुड, आप खुद कर सकते हो। और कई सारे बच्चे करते भी, ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता, हो सकता है आप खुद से भी कर लो। पर अगर आपको लगता है कि यार मेरे को खुद से नहीं करना है, मेरे को कोई टीचर ऐसा कंटेंट बना के दे दो, तो आप वो टीचर के थ्रू भी जा सकते हो। यही चीज आपको ऑप्शनल के अंदर भी करना है। इस तरीके से आपका एक पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगा।
टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना है, जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ही आप अपने नॉलेज को पेपर पे उतार पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि नॉलेज बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने नॉलेज को किस तरीके से पेपर पे उतार पाते हो। अगर आप अपने नॉलेज को पेपर पे उतार पा रहे हो तभी आप इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। कितना अच्छे से आप अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर पा रहे हो तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल ये सबसे मेन पोर्शन है, इनको बहुत ज्यादा ध्यान देके करना है, क्योंकि जीएस के अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, पर थोड़ी मेहनत अगर आप इन पोर्शन में करोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स बढ़ने की आशंकाएं मिलेंगी आपको। और अगर यहां पर आपने काम नहीं किया तो अचानक से मार्क्स भी सबसे ज्यादा इन्हीं पोर्शन में गिरेंगे और फिर लगेगा कि अरे यार इन सब्जेक्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में इन सब्जेक्ट को मजबूती से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे वो हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत बहुत करी थी, दुख हो रहा होगा, आंसू भी आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, हो सकता है मेहनत में कमी नहीं रही, लक फैक्टर कुछ 1-2 मार्क्स से ऊपर नीचे हो गया, कोई सिली मिस्टेक हो गई। तो अब क्या करना है आपको, आपको अपनी प्रिपरेशन को, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को एनालाइज करना है बैठ के, कुछ दिन सोचना है, 2-4 दिन लो, रेस्ट करो, थोड़ा सोचो यार मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी। हताश होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि वापस से अगर प्रीलिम्स देना है तो अपनी पुरानी प्रीलिम्स की तैयारी में क्या गड़बड़ रही, क्या कमियां रही, कौन सी बुक लिस्ट मिस हो गई। हो सकता है बुक लिस्ट मिस ना हुई हो, कॉन्फिडेंस कम हो, कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो पर टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसके बाद में नई टेक्निक्स जो है वो काम नहीं कर पाई। हो सकता है कि प्रॉपर प्रीवियस आईक्यू का एनालिसिस नहीं किया था। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ उसको एनालाइज करना है, और जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं आज ही मत करना, क्योंकि आज इमोशन अचानक आ रहे होंगे, लॉजिक काम नहीं कर रहे होंगे। तो कल परसों के अंदर ये काम करना जब आपके इमोशन थोड़े से डाउन हो जाए, लॉजिक्स काम करने लगे उस समय पर, और आपकी जो गलतियां हैं वो एक डायरी के अंदर लिख के रख लेना। पर अभी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू मत करना। अब आपको भी क्या करना है, 31 दिसंबर तक मेंस की ही तैयारी करना है, मेंस के ही ऊपर काम करना शुरू करना है और मेंस की ही तैयारी करते जाना है। जैसे जैसे आप मेंस की तैयारी करते जाओगे, अब मेंस की तैयारी करने का तरीका क्या है, जो मैंने उन बच्चों को बताया जो अभी मेंस देंगे, कि नोट्स बनाना है, टेस्ट देना है, आंसर लिखना है, यही तरीका आपका भी होगा, क्योंकि आपने एक बार प्री दे दी है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से है। ऐसी कंडीशन में आप जल्द से जल्द आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। तो वो चीजें हम लोगों को करनी होगी, ये सब कुछ करना है 31 दिसंबर तक। अगर आपको लगता है कि मेरे 70 से 80 या 90 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आपके मार्क्स 70 से कम हैं तो फिर आपको बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स 50 के आसपास या 40 के आसपास आपको लग रहे हैं तो फिर आपको बेसिक्स अपने कवर करने पड़ेंगे। अगर आपके 40 के ऊपर आ रहे हैं, लगभग 70-80 के आसपास आ रहे हैं, 60 के भी ऊपर मान लो, तो भी आपको केवल मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और मेंस के लिए अपने आप को रेडी करना चाहिए, ताकि अगली बार जब आपका प्रीलिम्स हो तो आप अपना मेंस जो है वो अच्छे से दे सको, ठीक है। उसके लिए आपको अभी से अपने नोट्स जो है वो तैयार कर लेने होंगे। अब दोनों के नोट्स में क्या अंतर होगा, जो 2025 में एग्जाम देंगे वो 2024 में एग्जाम देंगे। 2025 वाले के थोड़े से सुंदर बन जाएंगे, 2024 वाले के थोड़े सुंदर कम बनेंगे। बाकी जिस हिसाब से डर लगा रहेगा मेंस का, 2024 वाले भी अपने नोट्स पूरे कर ही लेते हैं और 2025 वाले भी कर ही लेते हैं। टॉपर्स के नोट्स देख सकते हो, थोड़े बहुत टॉपर्स के नोट्स देखते रहना, थोड़े बहुत टॉपर की आंसर कॉपी देखते रहना। आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि जो टॉपर की पुरानी आंसर कॉपी है जो कोचिंगों द्वारा निकाली जाती है, कि यूपीएससी नहीं निकालता, तो जो कॉपियां मार्केट के अंदर आती हैं उनके ऊपर चेकिंग तो होती नहीं है, तो फिर ऐसी होती हो तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा मत सोचो कि उनको अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके आंसर लिखने के तरीके से उनको अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको भी उनका तरीका देखना पड़ेगा, उनके तरीके से सीखना पड़ेगा। कुछ इनोवेटिव चीजें, कुछ ऐसे शब्द जो अपने आंसर के अंदर यूज करते ही करते हैं हर टॉपर, वो आपको डालने पड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डीपीएसपी, ये कुछ ऐसी चीजें जो हर आंसर में फंसाई जा सकती है। तो वो टेक्निक्स वगैरह जो है वो आपको प्रीवियस दूसरे टॉपर्स की आंसर कॉपी देख के ही समझ में आएगा। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है, करंट अफेयर्स की थीम को ऐड करना है, पीवाईक्यू को कंप्लीट करना है और उनकी थीम को ऐड करना है। साथ में आपको टेस्ट देते रहना है, और टेस्ट देने के साथ में, आंसर देने के साथ में, दूसरे टॉपर्स जिन्होंने एग्जाम दी है, जिनकी कॉपी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, राजेंद्र नगर में जाओगे मिल जाएगी,
अगर राजेंद्र नगर में नहीं जा पा रहे हो, दिल्ली में नहीं हो, तो कहीं और हो, वहां पर भी टेलीग्राम वगैरह पे आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो टेलीग्राम से आप उसको निकाल के डाउनलोड करके उन आंसर को रेगुलर देखना, तो आपके अंदर वो आंसर राइटिंग की टेक्निक जो है वो डेवलप हो पाएगी और आप नेक्स्ट टाइम अच्छे रिजल्ट के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।